दिल्ली में धूम मचाने के बाद अब आ गया है धर्मनगरी काशी में चीकू कैब। जी हाँ, चीकू कैब एक कैब सेवा ही नहीं बल्कि आपके परिवार की सुरक्षा और सफर का बेहतरीन साथी है। चीकू कैब आपको शहर के भीतर और बाहर की यात्राओं के लिए टैक्सी उपलब्ध कराती है। आप उनकी वेबसाइट पर या मोबाइल ऐप के माध्यम से बुकिंग कर सकते हैं। चीकू कैब के कस्टमर केयर से आप अपनी बुकिंग तुरंत कराएं और अपने सफर का अनोखा अनुभव प्राप्त करें। चीकू कैब के प्रतिनिधि आपकी सेवा में 24 घंटे मौजूद। एयरपोर्ट एंड रेलवे ट्रैवल, लोकल रेंटल, वन वे, आउट स्टेशन वेडिंग, सभी प्रकार की बुकिंग की सुविधा प्रोवाइड करती है चीकू कैब। करना हो शानदार सफर, करे भरोसा चीकू कैब पर। सेडान, एसयूवी, टेम्पो ट्रैवलर, बस, सभी प्रकार की कैब सर्विस। चीकू कैब का मुख्य फोकस पारदर्शी बिलिंग, सुरक्षा और ग्राहक सेवा पर निर्भर। गाजीपुर में मेघालय से 23 मई को लापता हुए मध्य प्रदेश के इंदौर निवासी नवविवाहित जोड़े राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के मामले में नया मोड़ आ गया है। गाजीपुर के नंदगंज थाना क्षेत्र के अंकुशपुर स्थित काशी चाय जायका ढाबे से सोनम को पुलिस ने बरामद किया है। ढाबा संचालक साहिल यादव के मुताबिक रात करीब 1 बजे एक युवती रोते हुए आई और मोबाइल मांगकर घर फोन करने की बात कही। शक होने पर संचालक ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची नंदगंज पुलिस ने सोनम को हिरासत में लेकर जिला अस्पताल ले जाया, फिर उसे वन स्टॉप सेंटर में रखा गया। पुलिस अधीक्षक ईरज राजा ने बताया कि सोनम कुछ नहीं बता रही है। मेघालय पुलिस को सूचना दे दी गई है और आगे की पूछताछ वही करेगी। इस हत्याकांड में अब तक सोनम सहित 4 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मेघालय पुलिस का दावा है कि सोनम ने अपने पति राजा की हत्या कराई थी। गाजीपुर पुलिस मध्य प्रदेश और मेघालय पुलिस के निरंतर संपर्क में है और मामले की जाँच तेजी से आगे बढ़ रही है। आज प्रातःकाल एक सूचना प्राप्त हुई थी थाना नंदगंज पर। मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा एक सूचना दी गई थी कि एक सोनम नाम की महिला है, वो काशी ढाबा जो कि वाराणसी गोरखपुर हाईवे पे थाना नंदगंज क्षेत्र में स्थित है, वहाँ पर वो है। तो तत्काल उस सूचना का संज्ञान लेते हुए एसओ नंदगंज फोर्स के साथ वहाँ मौके पर पहुँचे और वहाँ पर सोनम नाम की एक महिला वहाँ पे मिली, जिसको फ़ौरन वहाँ से रिकवर करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पर प्रारंभिक उपचार कराया गया और फिर उपचार के बाद उनको वन स्टॉप सेंटर में ले जाया गया है। इस समय वो वर्तमान में वन स्टॉप सेंटर में है। इसमें कुछ जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं और मेघालय पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस के लगातार हम लोग संपर्क में हैं। बहुत ही जल्दी उनकी टीम यहाँ पर आएगी और जो सोनम है अग्रिम विधिक कार्रवाई उनके द्वारा इस प्रकरण में की जाएगी। परिवार से उनकी बात हुई सर? परिवार को ही सोनम ने, जो जानकारी मिली थी, परिवार को ही आज सोनम ने रात में ढाबे से फ़ोन किया था और उनके परिवार ने फिर सूचना दी मध्य प्रदेश पुलिस को। मध्य प्रदेश पुलिस ने हमें सूचना दी, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए ये कार्य हम लोगों ने इनको वहाँ से रिकवर करके और इसमें वन स्टॉप सेंटर में। सर, खबरों में अक्सर सुना जा रहा है कि सोनम को गिरफ्तार किया गया, बरामद किया गया सर? देखिए, जो भी विधिक कार्रवाई है वो कंसर्न पुलिस करेगी। जैसा कि पता चला है कि मेघालय में एक घटना हुई है, उसके संबंध में इनकी सोनम की तलाश थी, तो अग्रिम विधिक कार्रवाई तो उनके द्वारा की जाएगी। हमारे द्वारा केवल मध्य प्रदेश पुलिस की सूचना पर एक महिला को वहाँ से, सोनम को रिकवर किया गया है और इस समय वर्तमान में वन स्टॉप सेंटर में। सर, उसके साथ और कोई लोग गिरफ्तार हुए? वही नहीं, सोनम वहाँ पे अकेली ही थी और अकेले ही उसको हिरासत में लिया। सर, कहाँ जा रही थी, कुछ पता चला? अभी कुछ भी जानकारी नहीं है, क्योंकि जो भी विधिक कार्रवाई है वो जो मेघालय पुलिस है उसके द्वारा ही की जाएगी। स्वास्थ्य कैसा है सर उसका? स्वास्थ्य अभी ठीक है और अभी वो शी इज़ फाइन और अभी वन स्टॉप सेंटर। सर, लग रहा है कि हत्या इसी ने किया है या? ये सब मैंने आपको बताया कि ये सब मेघालय पुलिस का कार्य है, वो अपना जो भी है लीगल एक्शन, लीगल कार्रवाई उनके द्वारा। सर, ये कैसे पहुँची यहाँ तक? अभी ये सब कोई भी जानकारी नहीं, क्योंकि अभी स्टेबल करके जो भी पूछताछ है वो हम लोग भी पूछेंगे और प्रॉपर पूछताछ तो ऑब्वियसली मेघालय। तो जिस ढाबे से जहाँ से बरामद हुई उनसे पूछताछ हुई होगी, वो तो कुछ बताए होंगे क्या? उनके द्वारा भी सूचना दी गई थी कि इस तरह से एक महिला यहाँ पर है, तो उस पर अभी हम लोग काम कर रहे हैं और जो भी मेघालय पुलिस होगी या मध्य प्रदेश पुलिस होगी, उनको जो भी सहयोग होगा वो हमारे द्वारा प्रदान किया जाएगा। थैंक यू सर। सारनाथ थाना क्षेत्र के सोना तालाब इलाके में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान सोनू जसपाल 22 वर्ष के रूप में हुई, जो कानपुर का रहने वाला था और वाराणसी में ललित देवी के मकान में किराए पर रहकर टोटो चलाता था। युवक अपने कमरे में संदिग्ध हालत में फंदे से लटका मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। प्रारंभिक जाँच में प्रेम प्रसंग को आत्महत्या की वजह माना जा रहा है। हालांकि पुलिस अभी सही पहलू से जांच कर रही है। फील्ड यूनिट को भी बुलाया गया और परिजनों को सूचना दे दी गई है। 9 जून 2025 को सुबह 11:30 बजे सूचना मिली कि पुराना पुल वाले एरिया में किसी सोनू नाम के लड़के ने, जो जिसकी उम्र लगभग 22 वर्ष है, फांसी लगा ली है।
तो उसके संबंध में उसके घर वालों को सूचित कर दिया गया है। उसके घर वाले कानपुर में रहते हैं और यहाँ पर उसके मौसा रहते हैं, जिनके सामने सब अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है और आगे की जांच अब पुलिस के द्वारा की जाएगी। जैसा भी होगा अभी उसकी छानबीन की जा रही है, जैसे सब चीजें, मोबाइल उसका रिकवर किया गया और बाकी जो भी रहेगा वो सब आगे भी अभी तो सब चर्चा का विषय है। बाकी ये रहेगा कि जो भी इसमें आएगा पूरी जांच के बाद सब निष्पक्ष कार्रवाई होगी उसमें। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के पिपड़ा दाड़ स्थित सहज मार्ग रिपली चुरौटी फाउंडेशन आश्रम में हुई चोरी की घटनाओं का पुलिस ने सफल अनावरण कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में 3 शातिर अभियुक्तों को रामलोचन, शाहरुख खान उर्फ शाहरुख और राजबली को गिरफ्तार किया है। बरामद सामान में हरक्यूलिस साइकिल, इंडियन गैस सिलेंडर, एक भरा एक खाली, गैस चूल्हा, सीलिंग फैन। पंजीकृत मुकदमे में मामला संख्या 202/2025, 222/2025, 231/2025, संबंधित धाराएं 303(2), 317(2), 331(4), 305, 324(4) BNS। मुख्य आरोपी रामलोचन का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है, जिसमें NDPS और आयुध अधिनियम के तहत पूर्व मामले दर्ज हैं। गिरफ्तारी टीम में शामिल रहे उप निरीक्षक शिवाजी यादव, विजय मिश्रा, मुख्य आरक्षी स्टालिन सिंह, रामशरण यादव, अमर सिंह व आरक्षी हिमांशु सिंह। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेन वर्मा के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों में सुरक्षा को लेकर भरोसा बढ़ा है। SSP महोदय के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के कार्रवाई के क्रम में आज थाना कोतवाली देहात को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। 3 शातिर चोर गिरफ्तार किए गए हैं। मेडिकल कॉलेज के बगल में एक हर्टफुल आश्रम है, उसी में से कई बार में इन्होंने चोरियां की थी और हर बार मुकदमा पंजीकृत किया गया। तो इस बार ये चोर पकड़े गए हैं, जिनके कब्जे से सभी सामान 100% सामान बरामद हुआ है। इन बरामद सामान में साइकिल है, गैस सिलेंडर है, सीलिंग फैन है, चूल्हा है। इस प्रकार की चोरियां इन्होंने की थी, सब सामान बरामद हुआ है। आवश्यक लिखा पढ़ी कर इनको जेल भेजा जा रहा है तथा भविष्य में और भी विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में छात्रों का अनोखा विरोध प्रदर्शन सामने आया है। 3 सूत्री मांगों को लेकर बीते 26 दिनों से छात्र आंदोलन कर रहे हैं। मुख्य मांग है कि मेरिट की जगह एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया लागू की जाए। आंदोलन के तहत छात्रों ने खुद को जंजीरों में जकड़कर विरोध जताया। गर्मी के कारण एक छात्र की हालत बिगड़ गई और वो बेहोश हो गया, जिसे साथियों ने प्राथमिक उपचार दिया। मौके पर स्थानीय पुलिस टीम भी मौजूद रही। जहाँ तक छात्रों के धरने का सवाल है, और छात्र एक अपनी ऐसी मांग को लेकर बैठे हैं जिसमें विश्वविद्यालय प्रशासन के हाथ में ये सारी चीज़ें नहीं हैं। शासन के निर्देश पर प्रवेश परीक्षा को नियमित करने के लिए और सत्र को अपने सत्र के अंदर सही ढंग से सुचारू रूप से प्रवेश प्रक्रिया करने के लिए अब की बार विश्वविद्यालय ने प्रवेश प्रक्रिया जो अपनाई है उसमें मेरिट और कंपटीशन दोनों है। जो प्रोफेशनल कोर्स है उसमें कंपटीशन है और बाकी कोर्सेज में मेरिट से लेने जाने का प्रावधान किया गया है। और विश्वविद्यालय के ज़्यादातर छात्र इससे सहमत हैं। विभिन्न छात्र समूहों से वार्ता हुई है, किंतु कुछ छात्र उसमें अभी भी इस चीज़ से लेकर सहमत नहीं है और वो चाहते हैं कि सभी में प्रवेश परीक्षा कराई जाए। और विभिन्न कारणों से जो शासन के दिशा निर्देश के अनुपालन में यह संभव नहीं है। छात्रों से कई बार अनुरोध किया गया और जिला प्रशासन ने भी उनसे आके वार्ता की, उनको समझाया गया कि ये मांग विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है, चूँकि ये एक प्रक्रिया है और प्रवेश समिति और विद्या परिषद द्वारा पास होके और जो आवेदन की तिथि है वो भी 31 तारीख को पूरी हो गई और 10 तारीख से काउंसलिंग शुरू होने जा रही है। ऐसे में उनके मांगों पर विचार किया जाना संभव नहीं है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इस प्रक्रिया में कोई दोष नहीं है, बाकायदा स्केलिंग की गई है, जैसे संघ लोक सेवा आयोग अपने अभ्यर्थियों में सभी के प्रति समान भाव रखने के लिए करता है। ऐसे में कुछ छात्र अपनी हठधर्मिता पर अड़े हुए हैं और हम लोग के मनाने और समझाने के बावजूद भी वो लगातार धरने पे बैठे हुए हैं। और अब धरना देते थे छात्र लोग गिर गया है, गर्मी चल रही है, क्या अब वो जैसे इतनी गर्मी है और इसमें तो कोई भी स्वस्थ मनुष्य भी अगर इतनी देर धूप में खड़ा रहेगा तो गिर जाएगा। और मैं वहीं पर था तुरंत और हम लेके उसको स्वयं अभी कभी चौरा अस्पताल में भर्ती कराए हैं। वो एकदम बिल्कुल ठीक है, थोड़ा उसको धूप लग गई जिसके कारण वो गिर गया और अस्पताल में उसको अभी डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में लगातार बच्चों से वार्ता की जा रही है और उनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है।
कुछ बच्चे इसमें से समझ भी गए हैं। ज़्यादातर बच्चे उन चीज़ों को लेके समझ गए हैं कि नहीं, ये प्रक्रिया को अंगीकार किया जाना विश्वविद्यालय प्रशासन की बाध्यता है, और हम लोग को उम्मीद है कि हम बहुत जल्दी अन्य छात्रों को भी समझाने में सफल होंगे। यदि वो उसमें से कुछ छात्रों की ओर से धमकी भी दी गई है कि वो काउंसलिंग और प्रवेश प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयास करेंगे, तो मैं आपके माध्यम से ऐसे सभी छात्रों को तो मैं नहीं कहूँगा, छात्र समझदार हैं, लेकिन हो सकता है कि इस मौके का फ़ायदा कुछ अराजक तत्व या ऐसे छात्र उठाएं जो हमारे छात्र नहीं हैं और विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया या काउंसलिंग या अन्य किसी शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने का प्रयास करेंगे, तो उनके अनुरूप जो विधिक कार्रवाई की जाएगी और जिला प्रशासन को उनके संबंध में अवगत करा के लिखित रूप से अवगत कराया जाएगा। विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 के तहत IIVR वाराणसी ने 29 मई से 8 जून तक उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में 44,000 से ज़्यादा किसानों से सीधा संवाद किया। इस दौरान धान की सीधी बुआई, प्राकृतिक खेती, ड्रोन तकनीक, मशरूम और मधुमक्खी पालन पर किसानों को प्रशिक्षण दिया गया। 18 टीमों में शामिल 50 से ज़्यादा वैज्ञानिकों ने महिला किसानों की 36% भागीदारी के साथ खेती की नई तकनीकों को गांव-गांव पहुंचाया। नीली गाय, जल संकट और कीटों से जुड़ी चुनौतीपूर्ण पर जैविक समाधान बताया गए। भविष्य में मोबाइल मीटी प्रशिक्षण उत्कृष्टता केंद्र और 1000 से ज़्यादा कृषि उद्यमी तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। मैं डॉक्टर राजेश कुमार, निदेशक भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी। इस समय जो ये महाअभियान चल रहा है भारत सरकार द्वारा, विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025, जो खरीफ फसलों के लिए हमारे कृषि मंत्री द्वारा चलाया जा रहा है, इसके बारे में हम जो हमारे संस्थान है इसको 6 जिलों की जिम्मेदारी मिली है। वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, सोनभद्र और कुशीनगर। इसमें हमारी 18 टीमें लगी हुई हैं। हमारे सभी वैज्ञानिक किसानों से सीधा संपर्क साध रहे हैं। इस टीम में हमारे केवीके के वैज्ञानिक गण हैं, राज्य सरकार के कर्मचारी गण हैं और हमारे संस्थान के जो वैज्ञानिक गण हैं, उनको क्या करें कि उनका जो उपज हो ज़्यादा हो, उनका लागत हो कम लगे, उनकी मिट्टी स्वस्थ रहे, पानी कम लगे और जो दवा रसायन है उसके बारे में कब प्रयोग करें, कितना प्रयोग करें, कैसे प्रयोग करें, ड्रोन की मदद से प्रयोग करें, ये सब चीज़ें हम उनको बताने में आगे बढ़ रहे हैं, उनका योगदान ले रहे हैं। सर, क्या कारण है कि जो है किसान अभी तक अवेयर नहीं हो रहे हैं और धरातल पे जो काम हो रहा है, बहुत से ऐसे हम जो मीटिंग में मिल रहे हैं कि जो किसानों को ये जानकारी का अभाव है, ये जानकारी अभाव हम दूर करने में काफ़ी हद तक सफल हो रहे हैं कि उनको मैं जहाँ भी जाता हूँ उनको बुलाता हूँ कि आप लोग अकेले हों, ग्रुप में हो, इकट्ठा हो करके आएँ। हम उनको चाहे वो अच्छी किस्में लगाना हो, किस्में दे सकते हैं, उन किस्मों के बीज का उत्पादन का तरीका बता सकते हैं कि वो खुद बीज उत्पादन करें और वो लगाएं। हम उनको वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में बता सकते हैं, उनके बारे में उनकी क्या खूबियां हैं, कितना अच्छा हो सकता है। नाडेप जो कंपोस्ट है उसके बारे में, हमारे जैव एजेंट्स हैं इनका क्या योगदान हो सकता है कृषि में, उनके उत्पादन बढ़ाने में, उनको लागत कम करने में, इसके बारे में हम उनको जागरूक कर रहे हैं। उनको हम ये जानकारियां थोड़ी कम है, उनको ज़रूर है कि जो उनकी योजनाएं हैं उन तक पहुंच नहीं रही हैं, उनको ये दिक्कत हो रही है। उनको दिक्कत ये भी हो रही है कि उनको नील गाय या जो वन्य पशुएं हैं, वन्य जीव हैं, उनसे फसलों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो इसके बारे में हम लोग अपना जो रिपोर्ट बना रहे हैं, सब कहीं जा रहे हैं, सबसे पहली समस्या उठ के ये आ रही है कि हमारा नील गाय से बचा लीजिए। तो ये हम लोग आगे बढ़ाएंगे, इस पे जरूर उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पे कोई न कोई कदम लेगी कि उनका ये जो पार्ट है, वो कहते हैं कि हमारा अगर यही इससे बचा जा सकते तो हमारा कृषि हम दुगना कर सकते हैं उत्पादन। तो ये ज़्यादा सबसे महत्वपूर्ण आ रही है। कुछ जगह पानी की समस्याएं आ रही हैं, कहीं पानी ज़्यादा है तो कहीं कम है, ये सब समस्याएं किसानों की आ रही हैं। वाराणसी के गौदौलिया से दशाश्वमेध घाट तक अतिक्रमण के खिलाफ सख्त अभियान चलाए गए। एसीपी दशा सुमित, अतुल अंजन त्रिपाठी और थाना प्रभारी विवेक शुक्ला के नेतृत्व में इस अभियान के दौरान सड़क पर कब्जा जमाए दुकानदारों को जमकर फटकार लगाई गई। अधिकारियों ने स्पष्ट कहा कि
आज के बाद यदि दोबारा अतिक्रमण मिला तो सीधे मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कार्रवाई के दौरान गलत बारकोड लगे कई ई रिक्शाओं को भी मौके से खदेड़ा गया और कुछ को सीज कर लिया गया। इस सख्ती के बाद अब घाट जाने वाले रास्ते को अतिक्रमण मुक्त बनाने की दिशा में प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। ये गदौलिया के आसपास के क्षेत्रों में थाना दशा समेत मेरे द्वारा जो है सायंकालीन गश्त की गई, जिसमें जो अतिक्रमण लगा रखा था उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। साथ साथ में जो गाड़ियां हैं उनके खिलाफ चालान किया गया है, जो बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां थी उनको सीज किया गया है। साथ साथ में जो ये टोटो रिक्शा चल रहे हैं जिनका बारकोड डिसाइडेड है कि किस कलर के जो है जो टोटो हैं वो किस एरिया में चलेंगे, उसके मानक के अनुरूप जो टोटो नहीं चल रहे थे उनको भी सीज किया गया है। सर, देखा जाए तो पुलिस के द्वारा लगातार गश्त होता है गुदरिया से घाट तक, दुकानदारों के द्वारा अतिक्रमण किया जाता है और नहीं मानते हैं तो इसके बाद किस तरह कार्रवाई होगी? जैसे सायंकालीन गश्त या किसी भी समय गश्त में अतिक्रमण पाया जाता है तो 1-2 बार चेतावनी दी जाती है। अगर चेतावनी के बाद भी अतिक्रमण पाया जाता है तो उनके खिलाफ जो है विधिक कार्रवाई करते हुए सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जाता है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। सर, देखा जाए तो गुदरिया चौराहा पर पार्किंग बनी हुई है और गाड़ी दोपहिया आप देखे होंगे, आपने स्वयं निरीक्षण किया था क्योंकि पूरी गाड़ी लगी हुई थी। सर, इनके ऊपर भी क्या कार्रवाई होगी? हाँ, जो गाड़ियाँ जो है नो पार्किंग एरिया में लगी थी उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है, चालान किया गया है, सीज किया गया है। साथ साथ में दुकानदारों से भी कहा गया है कि वे अपनी गाड़ियाँ जो है वो जो चिन्हित पार्किंग है वहीं पर लगाएं। सर, क्या बारकोड का भी कुछ नया पुलिस प्रशासन के द्वारा कुछ टोटो पे कुछ होगा क्या? जो बारकोड पहले से डिसाइड है, जैसे कि जो गदौलिया के आसपास के क्षेत्रों के लिए येलो कलर का बारकोड डिसाइड है, उसके अतिरिक्त जो बारकोड के टोटो पाए गए हैं उनके खिलाफ सीज की कार्रवाई की गई है और ये लगातार कार्रवाई चलती रहेगी। टाउन हॉल में आयोजित मिनी सदन की बैठक में विभिन्न वार्डों के पार्षदों ने महापौर अशोक तिवारी और नगर आयुक्त के सामने क्षेत्रीय समस्याएं रखी। दनियालपुर वार्ड संख्या 37 के पार्षद जितेंद्र कुशवाहा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जून का महीना आ चुका है लेकिन अब तक ना तो रिबोर हुआ है और ना ही हैंडपंपों की मरम्मत। क्षेत्र में पानी की भारी किल्लत और लोग त्राही कर रहे हैं। पार्षद ने आरोप लगाया कि अधिकारी ना तो पार्षदों की सुन रहे हैं और ना ही क्षेत्र में जाकर समस्याएं देख रहे हैं। भीषण गर्मी में अधिकारी अपने कार्यालयों से बाहर नहीं निकलते, ऐसे में जनता की परेशानी कैसे दूर होगी? महापौर और जल विभाग की ओर से आश्वासन मिला है कि जल्दी कार्य शुरू होगा। पार्षद दनियालपुर वार्ड नंबर 37। मिनी सदन में गर्मी को देखते हुए कुएं की सफाई से लेकर और रिबोर हेडपम्प के लिए हम पार्षद लोग माननीय मेयर अध्यक्ष साहब से निवेदन किए कि जून का महीना आ गया, अभी तक क्षेत्र में न रिबोर हुआ न चापाकल की मरम्मत हुई। जनता पानी के लिए त्राहिमाम है। तो अध्यक्ष जी को द्वारा और जल प्रबंधक द्वारा आश्वासन मिला कि जल्द से जल्द इस पे कार्य चालू होगा। आज मेरे वार्ड का प्रमुखता से हिंदुस्तान अखबार ने भी मेरे वार्ड का छापा है पानी और इसको हैंडपम्प को लेकर, उससे भी हमने माननीय अध्यक्ष जी को अवगत कराया है। अधिकारी को कोई लगाव नहीं है, न मेयर साहब की बात सुना जा रहा है, न हम लोग पार्षदों की बात सुना जा रहा है। अधिकारी मनमाना अपने हिसाब से काम करते हैं। अधिकारी धूप में निकल नहीं पा रहे हैं, एसी में बंद कमरे में अपने आप को पैक किए हुए हैं। वांसी के आदमपुर थाना क्षेत्र में बहरियल टोला में रविवार रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब कतुआपुरा के 3 युवकों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। बताया जा रहा है कि यह मामला कहा सुनी के बाद दूसरे समुदाय के कुछ लोगों ने किया। 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए और पुलिस ने उन्हें तुरंत इलाज के लिए मंडली अस्पताल भेजा। हालांकि देर रात तक पुलिस कुछ भी कहने से बचती रही। लोगों का कहना है कि हमले की वजह पूरी रंजिश हो सकती। मामले में घायल युवक शिवम चौहान ने आदम उतारने में तहरी दी और पुलिस जाँच में जुट गई है। अपना नाम और परिचय बताओ। शिवम चौहान। कहाँ रहने वाले हो? कतुआपुरा। क्या मामला है भाई? सर, हम लोग गाड़ी से आ रहे थे मोमो खाकर, 3 लोग थे बाइक पे, वो 2 लोग थे, तो बसी बस्ता भैया वो सब चल गए। ये लोग मार दिए चापड़ से
वो डंडा से पैर पे गिरा सब 50-60 लोग मारे। मेरा मोबाइल छीने तो पैसा भी सब छीने। मोबाइल तो ले लिए, पैसा नहीं दिए सब। मंचूरियन की दुकान पे पहला भैया गए थे, हम लोग आए, अपने दोस्त से बड़ा विशाल मार रहे थे, तो वो भैया उसको भी सब मारने लगा। कितने संख्या में लोग थे? संख्या में हम थे 50 लोग थे, सब पूरा मुसलमान पूरा ये थे। वाराणसी स्थित IIT BHU में तकनीकी और मिनिस्ट्रियल कर्मचारी में भारी असंतोष फैल गया है। 2 जून 2025 को ईमेल द्वारा सूचित किया गया कि 20 जून को पदोन्नति के लिए हाई स्कूल स्तर की लिखित परीक्षा आयोजित होगी। कर्मचारियों का कहना है कि वर्षों की सेवा के बाद रिटायरमेंट के समय परीक्षा लेना अन्यायपूर्ण है, विशेषकर उन कर्मचारियों के लिए जो जून 2025 में ही सेवानिवृत्त हो रहे हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि नियुक्ति के समय ITI और जूनियर हाई स्कूल की योग्यता पर्याप्त मानी गई थी, फिर अब हाई स्कूल स्तर की परीक्षा क्यों? इसके अलावा वरिष्ठ कर्मचारी श्री मदन कुमार के साथ भी अन्याय की बात उठाई गई, जिन्हें 41 वर्षों की सेवा के बावजूद इंटरव्यू में अयोग्य घोषित कर जूनियर कर्मचारी को पदोन्नत कर दिया गया। मिनिस्ट्रियल कर्मचारियों के मामले में भी पदोन्नति परीक्षाओं में भेदभाव और भाषा संबंधी त्रुटियां उजागर की गई, जिससे कई कर्मचारी मानसिक और आर्थिक उत्पीड़न झेल रहे हैं। कर्मचारियों ने ये भी बताया कि 2012 के बाद से अब तक कोई नया कर्मचारी आवास नहीं बना है और न ही स्थायी गैर शैक्षणिक कर्मचारी संघ का गठन किया गया है। कर्मचारियों ने संस्थान प्रशासन से मांग की है कि पदोन्नति और अपग्रेडेशन के प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाए। मैं गोपाल यादव जो है टेक्निकल सुपरिटेंडेंट IIT BHU। ये हमारे जितने भी सभी स्टाफ हैं टेक्निकल स्टाफ हैं, और जब से IT से IIT बना है ना हम लोगों का कोई ठीक से प्रमोशन हो पा रहा है, ना हम लोगों के साथ कोई न्याय हो पा रहा है, ना हम लोगों का कोई फोरम का गठन हो रहा है, ना हम लोगों का कोई आवास बन रहा है। और इस समय ये हालत हो गया है कि जो कर्मचारी रिटायर के महज एकदम नज़दीक हैं उनको जो है मतलब कि 30 जून को उनका रिटायरमेंट है और 20 जून का लिखित परीक्षा हो रहा है, और जो कि परीक्षा का होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि कारण है कि जो व्यक्ति जूनियर हाई स्कूल ITI लेकर के ज्वाइन किया है उसको आप हाई स्कूल का प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं? और उसके पहले भी मनमानी तरीके से काफ़ी लोगों को अपग्रेड किया गया है। तो जब सबको अपग्रेड किया गया है तो हमको भी अपग्रेड किया जाए। प्रमोशन अगर आपके पास पद नहीं है तो मत दीजिए, लेकिन पद हमारा गया कहाँ? जो टेक्निकल का पद था वो कहाँ गया? तो इसी सब सारी चीज़ों के विरोध में हम लोग आज यहाँ पर धरना देने का काम कर रहे हैं कि हम लोगों के साथ न्याय हो, और हम लोग डायरेक्टर साहब का जो है इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आवें। अगर हमारी वाजिब मांग है तो उस चीज़ को जो है आराम से देखें, समझें और उसको दूर करने का जो है मतलब प्रयास करें। इसी भावना से हम लोग यहाँ आए हैं। कोई राजनीतिक एजेंडा हम लोग का है नहीं, और कोई हम लोग तो एकदम सीधे साधे कर्मचारी हैं। मांगे अगर पूरी हमारी देखिए मेन है एक सूत्री मांग कि DP के द्वारा ड्यू डेट से जितने भी टेक्निकल स्टाफ हों सबको आप जो है एक अपग्रेड करिए, आगे करिए, उनका ड्यू डेट हो गया तो। और ये जो है लिखित परीक्षा का जो है सीधे सीधे बहिष्कार हम लोग कर रहे हैं, और लिखित परीक्षा देने के लिए हम लोग तैयार नहीं हैं।